हेलो फ्रेंड, वेलकम टू संस्कृति आईएएस प्रीलिम्स ऑनलाइन कोर्स। मेरा नाम रितेश आर जायसवाल है और मैं जनरल साइंस में आपको गाइड करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि अपनी क्लासेस को हम शुरू करें, मैं जनरल साइंस के बारे में कुछ बातों को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कायदे से बेसिकली ये कोर्स इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे जनरल साइंस के ऊपर हम कुछ स्ट्रैटेजिक बात करेंगे। उसमें कुछ टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद जनरल साइंस को लेकर आपकी समझ, दिशा और विजन क्लियर होगी। आगे की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। हम समझ पाएंगे क्या पढ़ना है और हम ये भी समझ पाएंगे क्या छोड़ना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ना महत्वपूर्ण है और छोड़ना क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या क्या है? पहले तो अंक भार और पाठ्यक्रम की बात करेंगे, फिर हम इस समान विज्ञान की प्रकृति और महत्व की बात करेंगे। पीछे जो प्रश्न पूछे गए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए इसकी बात भी कर लेंगे। हमारे जनरल साइंस के ऑनलाइन कोर्स की रूपरेखा क्या होगी उस पर भी चर्चा होगी और विशेषता क्या होगी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अंक भार और पाठ्यक्रम। अंक भार की बात करें तो आप किसी भी वर्ष का सवाल उठा लें, 2011 से लेके और इस साल तक के कोई भी सवाल उठा लें, आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा लें, आप क्या पाएंगे कि 12 से 15 सवाल जनरल साइंस से, समान विज्ञान से सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जिसका अंक भार लगभग 24 से 30 नंबर होता है, क्योंकि एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं आपको। तो 12 से 15 सवाल से आप मतलब रखिए, और ये कम नहीं है। 15% सवाल कम नहीं होते, ये निर्णायक की भूमिका भी निभाते हैं, है ना। यूपीएससी ने सिलेबस के बारे में क्या कहा? तो यूपीएससी की सिलेबस जो है उसमें लिखा है, जस्ट 2 वर्ड लिखे हैं उसने, और वो वर्ड क्या है? समान विज्ञान, जनरल साइंस, दैट्स इट। मतलब यूपीएससी का कहना है कि हमने समान विज्ञान लिख दिया, अब आप बूझो इसको, बूझो तो जाने। तो हमें जानना भी है इस बात को कि समान विज्ञान का मतलब क्या है, दायरा क्या है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे कि इस विषय का महत्व कितना है। सबसे पहली बात कि विज्ञान एक बहुविषयी प्रकृति का संकाय है। विज्ञान के दायरे इतने विस्तृत हैं कि वो लगभग हर विषय के साथ मर्ज कर जाते हैं। कुछ विषय तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं, और यहां पे मैंने आपके सामने कुछ विषयों की लिस्ट बना रखी है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, विज्ञान सीधा मर्ज करता है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि अच्छी है, समझदारी बेहतर है, तो इन्वायरमेंट के सवाल बेहतर बना पाएंगे। प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आप समझते हैं। इन्वायरमेंट से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन में ज्यादातर सवाल वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ ही बनते हैं। तो विज्ञान पढ़ना सिर्फ विज्ञान के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इस बात के लिए भी जरूरी है कि आप इन्वायरमेंट को भी अच्छे से समझ पाए। इन्वायरमेंट को समझने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो भूगोल की बेहतर समझ चाहिए और दूसरी विज्ञान की बेहतर समझ चाहिए। भूगोल और विज्ञान को मिला दीजिए और फिर इन्वायरमेंट की बात कीजिए, तो क्लियर कॉन्सेप्ट बनेंगे। आप सवाल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, डील कर पाएंगे और आंसर तक पहुंच पाएंगे। दूसरा सेक्शन है ज्योग्राफी, भूगोल। प्रीलिम्स में भूगोल के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना विज्ञान के नहीं बनेंगे। भूगोल का एक पूरा क्षेत्र वैज्ञानिक है। फिजिकल ज्योग्राफी वैज्ञानिक है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं आप, सोचिए कितना विज्ञान है उसके अंदर। ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, उसके अंदर विज्ञान की बातें होती हैं। आप भूकंप पढ़े, सुनामी पढ़े, वहां विज्ञान की बातें होंगी। आप प्रवाल भित्ति पढ़े, कोरल रीफ पढ़े, बिना विज्ञान के वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर आप देखिए इस बात को कि भूगोल के भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पे विज्ञान की बहुत जरूरत है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे सीनियर, हमारे शिक्षक, हमारे सहपाठी सब यही कहते हैं कि यूपीएससी का मतलब क्या है? यूपीएससी का मतलब है करेंट डेवलपमेंट पढ़ो, अद्यतन जानकारी रखो, समसामयिकी पे पूरी नजर रखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो।
अच्छे टीवी शोज देखो। अगर आपने टीवी शोज देखे अच्छे, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ी, तो आपने इस बात को महसूस किया कि उस न्यूज़पेपर मैगजीन में भी लगभग 20 से 30% जो चीजें हैं वो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। वो वैज्ञानिक प्रगति की बात कर रहे हैं, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे सरकार के नए नियम और कानून हो, वहां पे विज्ञान की भूमिका है। चाहे सरकार एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की बात कर रही हो, ई प्रशासन की बात कर रही हो, पूरी की पूरी वैज्ञानिक संकल्पना है। तो करंट डेवलपमेंट जिसका बहुत बोलबाला है पूरे यूपीएससी परीक्षा में, उसकी भी समझ बेहतर तभी बनेगी जब आपको विज्ञान की समझ आपकी बहुत बेहतर है, संकल्पनाएं क्लियर है। आप इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में कई योजनाएं हैं, कई नीतियां हैं, और उस योजना और नीतियों की बात जब हम करते हैं, जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट के टूल्स क्या बनते हैं, उसमें विज्ञान की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर आप कहते हैं करंट डेवलपमेंट है, लेकिन करंट डेवलपमेंट क्या है? इन्हीं विषयों से निकला हुआ एक क्षेत्र है। तो आपकी अगर समझदारी बेहतर है, आप यहां भी अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, ये तीनों चीजें मैं प्रीलिम्स के लेवल पे बता रहा हूं। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान में 12 से 15 सवाल सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। और अगर तीन चीजों को मिला दिया जाए तो इन्वायरमेंट के सवाल, ज्योग्राफी के वैज्ञानिक पहलू के सवाल और करंट डेवलपमेंट के सवाल को मिला दिया जाए, तो यहां पे प्रीलिम्स में कम से कम इन तीनों सेक्शन से मिनिमम, मैं बता रहा हूं, मिनिमम कितने सवाल आएंगे? 20 से 25 मिनिमम। मैं आपको बता दूं, किसी वर्ष जो है 30 सवाल तक आए हैं। और अगर इस दोनों को जोड़ दें, हम इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि 35 सवाल के आसपास, एवरेज निकाल के हम देखें तो 35 सवाल के आसपास का मामला बनता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस बात को आप समझ लें कि विज्ञान के 12 से 15 सवाल और साथ में वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए विषयों की बात कर लें, तो किसी भी वर्ष आपको एवरेज 35 सवाल से नीचे का मामला नहीं मिलेगा। और 35 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं आप? अगर इस 35 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ ठीक है और इस 35 में अगर आप ठीक ठाक बना लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका निकलेगा। कई बार तो यह भी बताई जाती है कि भी विज्ञान छोड़ के चलो, कारण है कि विज्ञान में तो आपकी पकड़ बन नहीं पाएगी, आप तो मानविकी के हो। आप इस बात को समझिए कि प्रीलिम्स में रिजल्ट न होने का कारण यही है। बहुत दुख की बात है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसलिए गिरा है क्योंकि बच्चों का प्रीलिम्स ही नहीं होता। और प्रीलिम्स ना होने के पीछे रीजन क्या है? गलत गाइडेंस, भ्रामक तरीके से बच्चों को गाइडेंस देना, और उस गाइडेंस में ये कहना कि साइंस तो तुमसे हो नहीं पाएगा, मत करो, क्योंकि साइंस से तो भाई ये 8 सवाल आते हैं, 10 सवाल आते हैं, 12 सवाल आते हैं, तो बच तो गए ना आपके पास। 12 हटा भी दो तो आपके पास 88 सवाल है, उसी में सही कर लेना, 55 सवाल, 60 सवाल। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप विज्ञान को किनारा करते हो तो आप लगभग 30 से 35 सवालों से हाथ धो बैठोगे। आपके पास बचेंगे कितने? 70 से 65 सवाल ही बच पाएंगे जिसके ऊपर आप अटेम्प्ट लोगे। और मैं लिख के देता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रीलिम्स नहीं हुआ जिसने विज्ञान को किनारा किया, वैज्ञानिक संदर्भों को किनारा किया और फिर वो 65 सवाल पे अटेम्प्ट करके 55-60 बना के घर आ गया हो। सवाल ही नहीं है। आप पता कर लीजिए, आप किसी भी वर्ष के प्रश्न को उठा के देख लीजिए, है ना? किसी के कहने पे मत जाइए, खुद टेस्ट कीजिए, मेरे कहने पे भी मत जाइए। आप आंकड़े हैं, क्लियर हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना? तो कुल मिला के मामला ये है। अब सवाल यह है कि ये प्रीलिम्स का पढ़ा हुआ क्या बेकार हो जाएगा? क्या इसकी जरूरत आगे पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ये देखिए, टेक्नोलॉजी मेंस का सिलेबस है, और टेक्नोलॉजी जो मेंस में है, आप सबको पता होगा, मेंस पेपर 3 के अंदर है। 3 से 5 सवाल यहां भी आते हैं। और अगर आपकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि बेहतर है, जनरल साइंस की समझ अच्छी है, अगर आपने प्रीलिम्स को अच्छे से कवर अप किया हुआ है साइंस के संदर्भ में, तो
आप टेक्नोलॉजी को भी बड़े आसानी से बेहतर तरीके से न सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि परीक्षा में इस 3 से 5 सवाल का एक बेहतर जवाब लिख पाएंगे। और आप उस विषय पे मास्टरी कर लेंगे, उस विषय में आप अपनी क्षमता विकसित कर लेंगे जिस विषय में लगभग मानविकी के लोग थोड़े असक्षम महसूस करते हैं। और यही मामला होता है कि सिलेक्शन दिलाने से लेकर रैंक इंप्रूव करने तक की बात हो जाती है ना। कमजोर पक्ष नहीं बनाना है किसी चीज को, जो मजबूत है वो और मजबूत रहे और जो कमजोर है वो भी मजबूत बने। हमारी कोशिश यही रहेगी। इसलिए मैं आंकड़े सामने रख रहा हूं। कई लोगों की चिंता ये होती है कि भाई हम तो सिविल सेवक बनने आए हैं और हमसे यूपीएससी जो है 35 सवाल साइंस की पूछ देती है प्रीलिम्स में, ये तो अन्याय है हमारे लिए। इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी फैक्ट है। यही कहानी यूपीएससी के द्वारा कही गई कहानी है। आप इस बात का पता कीजिए कि 2011 में प्रीलिम्स की पूरी प्रक्रिया में, पूरे सिलेबस में बदलाव हुआ और बदलाव के बाद 2011 ऑनवर्ड ये जनरल साइंस और वैज्ञानिक पहलुओं का महत्व बढ़ गया। ये 35 सवाल हर साल एवरेज, जहां पे 5 ज्यादा 5 कम हो सकता है, ये पूछने लगे कहां पे? प्रीलिम्स में। इसलिए क्योंकि 2011 में एक परिवर्तन और हुआ और वह परिवर्तन क्या था? भारतीय वन सेवा के लिए प्रीलिम्स का आयोजन भी किया जाने लगा और भारतीय वन सेवा का प्रीलिम्स सिविल सेवा के प्रीलिम्स के साथ हो गया। ध्यान रहे, भारतीय वन सेवा में प्रीलिम्स था ही नहीं 2011 से पहले। तो बात यह हुई कि भारतीय वन सेवा की प्रीलिम्स लेनी है। यूपीएससी ने कहा कि नया क्यों लेंगे, हमें काम करते हैं, आईएएस की जो प्रीलिम्स होती है उसी में वन सेवा की प्रीलिम्स भी ले लेंगे। यानी आप सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रीलिम्स आप देते हैं, वही प्रीलिम्स वो भारतीय वन सेवा के लोग देते हैं। वन सेवा में वही अभ्यर्थी जा सकते हैं, वही विद्यार्थी जा सकते हैं जो साइंस के ग्रेजुएट हों। उनके ऑप्शनल्स भी साइंस होते हैं। उनकी पूरी परीक्षा पद्धति में साइंस का बोलबाला ज्यादा होता है। तो प्रीलिम्स में भी साइंस को अकोमोडेट करना होगा क्योंकि उनको भी शामिल कर रहे हैं आप। वो भारतीय वन सेवा का मामला है जहां पे पर्यावरण की बहुत महत्व है, विज्ञान का बड़ा महत्व है। तो यूपीएससी ने सिंपल सी एक बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी, एक काम करते हैं, हम विज्ञान और पर्यावरण और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ा देंगे, लगभग 35 से 40 सवाल वहां पूछ देंगे, तो वन सेवा के अभ्यर्थी को भी लगेगा कि ये प्रीलिम्स मेरे लिए है और सिविल सेवा के अभ्यर्थी को तो सब कुछ पढ़ना है, उसको तो विज्ञान भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है। तो दोनों के लिए एक समान एक प्रीलिम्स की व्यवस्था की गई। अब ये व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। मैं इस बात को कह दे रहा हूं कि ये कम नहीं होगा, ये 35 सवाल कम नहीं होगा, 35 सवाल ही पूछे जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि किसी साल यूपीएससी जो है वो कम प्रश्न पूछ देगी और फिर हम उसी साल निकाल लेंगे, नहीं होगा। क्योंकि वन सेवा को तो हर साल कराना है, उनको प्रीलिम्स तो हर साल देने, उनको अकोमोडेट करना जरूरी है ना। तो ये महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यूपीएससी ने तो सिंपल सी बात कह दी और कहा कि भाई जनरल साइंस पढ़ लो। और जनरल साइंस को लेके हमारी जो समझ है, एक सामान्य समझ है, वो ये है कि जनरल साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो भी पढ़ना कितना है? 6 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पे मामला कुछ और है। मैं बता दूं आपको कि जनरल साइंस, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं, उससे यूपीएससी में बड़े कम सवाल पूछे गए हैं। ज्यादातर सवाल किस सेक्शन से पूछे गए हैं? अप्लाइड साइंस से पूछे गए हैं, टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल साइंस से सवाल कम आते हैं, परंपरागत विज्ञान से सवाल कम आते हैं। अप्लाइड सेक्शन, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उस वैज्ञानिक पहलू के सवाल ज्यादा आते हैं, तकनीक के सवाल ज्यादा आते हैं। हम सिलेबस को देखेंगे, पीछे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर सिलेबस को डिफाइन किया गया और 7 खंडों में बांट दिया गया है। पहला खंड है जीव विज्ञान। कैसे सवाल पूछे गए इसमें और क्या पढ़ना है? जाहिर सी बात है, जीव विज्ञान से सवाल पूछे गए और उसमें सवाल जो थे, उसमें हमें पढ़ने का जो दायरा है, हम सेल पढ़ लें, कोशिका पढ़ लें, हम डीएनए पढ़ लें, हम आरएनए पढ़ लें, आनुवंशिक पदार्थ पढ़ लें। हम अपने डिस्कशन को इसी के इर्द गिर्द रखें। हम जो क्लास करेंगे तो उसमें इस बात के ऊपर चर्चा होगी। हम पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन फोकस जो होगा हमारा थोड़ा ज्यादा रहेगा इस पे, है ना। 2011 से लेके अगर हम 2000
19 तक की बात करें और आने वाले समय में भी देख लीजिएगा, तो आप ये पाएंगे कि बायोलॉजी से कुछ सवाल पूछे गए हैं। बायोलॉजी से हर साल 1 या 2 सवाल पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी की ये समझ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी की ये समझ आपको बायोटेक्नोलॉजी समझाने में मदद करेगी और उससे खूब सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, है ना। तो बायोलॉजी और बायोटेक का एक कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। इससे बेशक सीधे सवाल ना आते हो, लेकिन इसके पहलुओं को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक आध सवाल जो बायोलॉजी के सीधे आते हैं उसको पढ़ सकें, बायोटेक के सवाल हर साल लगभग आते हैं 2-4, हम उसको देख सकें, और इन्वायरमेंट के ऊपर हमारी अच्छी पकड़ हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भौतिकी की बात करेंगे, भौतिकी में क्या पढ़ेंगे हम, तो भौतिकी में हम अप्लाइड सेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप, अप्लाइड सेक्शन। हम भौतिकी के उन क्षेत्रों को ज्यादा पढ़ेंगे जो दैनिक जीवन में ज्यादा है। जैसे हम क्या पढ़ेंगे भौतिकी में, जैसे भौतिकी में हम पढ़ते ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। कारण है कि बहुत एप्लीकेशन है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव संचार में इस्तेमाल होता है। आजकल आप जानते हैं कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर इस्तेमाल हो रहा है। इंफ्रारेड क्या है, वो अवरक्त किरणें क्या है, वो भी ईएम वेव है। एक्सरे, गामा रेज, इसका भी इस्तेमाल हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, हम इसकी बात करेंगे। हम इसमें साउंड की बात करेंगे, ध्वनि तरंगों की बात करेंगे, ध्वनि तरंगों के एप्लीकेशन की बात करेंगे, डॉपलर प्रभाव की बात करेंगे, मैक नंबर की बात करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अप्लाइड सेक्शन की तरफ बात करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और विद्युत धारा की जब बात करते हैं तो विद्युत धारा से निकल के चीजें आ जाती हैं, जैसे सुपर कंडक्टर, अतिचालक जिसको कहते हैं, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी सामने आ जाएंगे, है ना। अगर हम इसी फिजिक्स को और आगे बढ़ाएं तो इसमें हम पढ़ेंगे हीट, उष्मा। इसलिए नहीं कि उष्मा से सवाल आते हैं, आ भी सकते हैं, इसलिए कि उष्मा की आवश्यकता, हीट के कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको भूगोल में पढ़नी है, इन्वायरमेंट में पढ़नी है। बिना उष्मा के एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को समझे हुए आप भूगोल को नहीं समझ पाएंगे, और मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ ही जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि सवाल सीधे किसी प्रश्न से, किसी विषय से आ ही जाए। जरूरी यह भी है कि हम इतना जान तो लें कम से कम, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट्स बेहतर बने। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, लाइट, प्रकाश। और यह बहुत जरूरी है कि लाइट के बारे में हम जानें, प्रकाश के बारे में जानें। लाइट के बारे में कई उसके बिहेवियरल पॉइंट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। हिंदी में जो कहते हैं विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, हम उसकी बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर बात करेंगे, एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, हम उसकी बात करेंगे, है ना। और जब प्रकाश पढ़ रहे होते हैं तो इसी में हम कुछ तकनीकों को भी जोड़ देते हैं, जैसे लेजर। अब लेजर अप्लाइड है, टेक्नोलॉजी, हम इसको जोड़ेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो विषय होगा, हमारा जो तरीका होगा, वो यही होगा कि हम फिजिक्स में जो फंडामेंटल फिजिक्स है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे चर्चा का जो मेन विषय रहेगा, ज्यादातर जो एरिया रहेगा, वो कहां रहेगा, वो रहेगा अप्लाइड सेक्शन पे रहेगा, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आइए हम बात करते हैं किसकी, रसायन की। हम रसायन शास्त्र की बात करते हैं। तो देखिए, रसायन में भी हमें अप्लाइड सेक्शन ही पढ़ना है। प्रश्न बड़े कम आते हैं रसायन से, है ना। अब रसायन में बहुत लोग बहुत तरह की बातें पढ़ते हैं, उनसे मैं बचाऊंगा आपको, क्योंकि वो नहीं पढ़ना है। इक्वेशन नहीं पढ़ने हैं, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, बैलेंसिंग नहीं करनी है, वैज्ञानिक के नाम नहीं पढ़ने हैं। फिजिक्स की भी बात करें तो आपको इक्वेशन नहीं याद रखना है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने हैं। अगर आप उधर जा रहे हैं, दिशा भ्रम है, आप प्रश्न उठा के देख लीजिए, नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ें हम, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री, और जैसे कि हम पढ़ेंगे फ्यूल केमिस्ट्री, ईंधनों का रसायन, फूड केमिस्ट्री, खाद्य पदार्थों का रसायन, खाने पीने के संदर्भ में रसायन, है ना। हम थोड़ी सी बात करेंगे किसकी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कितने सारे पोल्यूटेंट हैं,
तो इन्वायरमेंट के संदर्भ में केमिस्ट्री की बात हो जाएगी, है ना, हम उसकी भी बात कर लेंगे। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो एवरीडे केमिस्ट्री, एवरीडे केमिस्ट्री। एवरीडे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कभी मौका लगे तो आप 9th क्लास 10th क्लास की एनसीईआरटी किताब निकालिए, उसमें एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लें एक आध बार, तो आपको एवरीडे केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रसायन जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे जीवन में हैं, उसके बारे में ठीक ठाक ज्ञान हो जाएगा। यही पढ़ना था। हम कुछ और पहलू को निकाल लेंगे, जैसे कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हमें पढ़ना होता है, हम पढ़ लेंगे। हम कांच के बारे में कुछ बातों को कर लेंगे, हम आयरन के बारे में कुछ बात कर लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण धातु के बारे में बात कर लेंगे। अगर उसे पढ़ना है तो एवरीडे में क्या कर लें आप, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ लें। कुछ और पढ़ना है तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ लें। मैं आपको पूरे विस्तृत तरीके से बताऊंगा। और इतना पढ़ने के बाद केमिस्ट्री के जो एकाध सवाल आते हैं, और वो हर साल नहीं आते, कभी कभी आते हैं, उसको पढ़ने में आप सक्षम हो जाएंगे। केमिस्ट्री को लेकर करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, कोई पोल्यूटेंट का नाम आ जाता है, कोई ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम आ जाते हैं जिसका इस्तेमाल हमने खाद्य पदार्थ में किया लेकिन वो घातक था। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का नाम सुना होगा, ब्रोमिनेटेड ऑयल का नाम सुना होगा। तो ये सारे रासायनिक तत्व जो थे वो करंट अफेयर में थे, लेकिन थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में अगर ज्ञान हो तो समझना आसान हो जाता है ना। तो हमारे डिस्कशन का पहलू ये रहेगा, अप्लाइड सेक्शन, है ना। तो ध्यान रहे कि जिस क्षेत्र को लोग जनरल साइंस समझते हैं, उस क्षेत्र को हम रीडिफाइन कर लेंगे, और वो तीनों क्षेत्र ये हैं। इसी को लोग नॉर्मली जनरल साइंस कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई इसमें हम क्या पढ़ने, फिलहाल अभी क्या पढ़ लें। तो क्लासेस में जो मैं बताऊंगा, जो हमारी कोर्स करिकुलम डिजाइन की गई है, उसको आपके सामने लेके आऊंगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते ही हैं तो आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिए, 6th से 10th तक पढ़ लीजिए। नई पुरानी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार दोहरा दीजिए। लेकिन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, इक्वेशन नहीं पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनाने हैं, वैज्ञानिक के नाम नहीं रटने हैं, सनिस भी नहीं याद करनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। और ऐसे अगर आप कर लें तो आपका कार्यभार बहुत कम हो जाता है ना। अदरवाइज हम इस पर डिस्कस करेंगे और लगभग सभी पहलुओं को हम कवर अप करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर से कहता हूं कि क्या जीव विज्ञान भौतिकी रसायन से सवाल आते हैं, मैं कहूंगा कि इससे सवाल न्यूनतम आते हैं। इससे सवालों की संख्या, तीनों से मिलाकर सवालों की संख्या 1 या 2 होती है, 1 और 2, है ना। तो फिर सवाल कहां से होते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम बात करें किस पे, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। एक टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। कई बार बायोलॉजी के साथ इसको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमने इसको अलग रखा हुआ है, इसलिए कि मानव स्वास्थ्य एक बड़ा ही गंभीर मामला है, एक समस्या है, एक करंट अफेयर के मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो मानव स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। मानव स्वास्थ्य में हमें क्या पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य में करंट डेवलपमेंट के स्तर पे बीमारियों के बारे में पढ़ना है। दुनिया में कहीं कोई बीमारी अगर चल रही हो उसके बारे में हमें ज्ञान हासिल करनी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ बेसिक बातें आपको पता हो, जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के ऊपर बात कर लें, कुछ डिजीज के बारे में बात कर लें, बीमारियों के बारे में बात कर लें, संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, अनुवांशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि किसी पोषक तत्व से कमी से होने वाले रोग, हम उसकी बात भी करेंगे। और इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके ऊपर एक बेहतर कॉन्सेप्ट बनाने की बात करेंगे। फिर देखिए, भारत में जो वैक्सीन्स दी जाती हैं, जो टीका बच्चों को लगाई जाती है ना, उस टीके की बात भी करेंगे। तो टीकाकरण, हम इस बात को भी समझेंगे। कुछ चीजें जो होंगी वो चार्ट के रूप में दी जाएंगी, जो आप उसको देख लेंगे, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कौन से विटामिन कहाँ से मिलेगा, कहाँ असर करेगा, कमी से क्या होगा। ये सभी बातें बहुत बेसिक हैं, बचपन में पढ़ रखी हैं आपने, हम एक बार दोहराएंगे जरूर। कारण है कि मानव स्वास्थ्य के संदर्भों से हर साल 1 सवाल 2 सवाल आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा सेक्शन हो
जिससे एक आध सवाल आ रहा हो, और न सिर्फ प्रीलिम्स में आ रहा हो बल्कि मानव स्वास्थ्य के ये सारे कॉन्सेप्ट मेंस के स्तर पे अगर कोई सवाल पूछ दी जाए, वहां भी काम आ जाए, तो बहुत जरूरी है ये, है ना। तो इस स्तर पे भी काम करेंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ये प्रीलिम्स के समान विज्ञान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, तो मैं कहूंगा ये है, यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीक, है ना। टेक्नोलॉजी मेंस में पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को, मेंस में पढ़ने वाले इस विषय के बारे में एक बेहतर आधारभूत समझ प्रीलिम्स में भी होनी चाहिए। मैं आपको सीधे सीधे आंकड़े बताता हूं, अगर यूपीएससी किसी वर्ष प्रीलिम्स की परीक्षा में 15 सवाल पूछती है जो समान विज्ञान के स्तर पे होते हैं, तो 15 में 12-13 सवाल, कितने सवाल, 12-13 सवाल टेक्नोलॉजी से होते हैं। अगर 12 सवाल पूछती हैं तो 10 से 11 सवाल टेक्नोलॉजी से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 90% सवाल, 80 to 90% सवाल इधर से आएंगे। टेक्नोलॉजी से सवाल कितने आएंगे, 80 से 90% सवाल जो हैं किसके, जनरल साइंस के। मैं सिर्फ जनरल साइंस की बात कर रहा हूं, है ना, ऑफ जनरल साइंस। कहां से आएंगे, टेक्नोलॉजी से आएंगे। वी वेरी क्लियर, मिसगाइड नहीं होना है। जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, मानव स्वास्थ्य पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। पढ़ना इसलिए है कि एक आध प्रश्न भी बन जाएंगे, और पढ़ना इसलिए है क्योंकि इसकी समझदारी आगे काम आएगी। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्षेत्र को तो बिल्कुल अच्छे से कवर अप करना है ना। अब सवाल यह है कि इसमें क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि जब आप बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप किन किन पहलुओं पे बात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा है नवीन तकनीकों की आधारभूत समझ। अब ये तकनीक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए बीटी यानी कि बायोटेक, फिर दूसरा क्या है, एनटी नैनोटेक, याद रखिएगा। फिर क्या है, एसटी साइंस टेक, फिर क्या है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और फिर क्या है, डीटी डिफेंस टेक्नोलॉजी। अगर इस 5 तकनीक के ऊपर आप अपनी आधारभूत समझ को बढ़िया कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में ज्यादातर सवाल को पकड़ पाने, समझ पाने और सही उत्तर तक पहुंच पाने की क्षमता आप विकसित कर लेंगे। इस बात को बता दूं कि ऐसे भी ये सारे टॉपिक मेंस में तो पढ़ना ही है आपको, तो फिर पीछे हटने की बात क्या है, हम कवर अप करेंगे। हम इस कोर्स करिकुलम में पूरे ईमानदारी के साथ टेक्नोलॉजी के भी उस पोर्शन को पढ़ाएंगे जो अमूमन मेंस के लिए रख दिया जाता है कि भाई मेंस के सिलेबस हैं। लेकिन यहां एक बात क्लियर है कि भाई हमें प्रीलिम्स के ऑनलाइन कोर्स में प्रीलिम्स निकलवाने में मदद करना है आपकी, तो हम वो सभी कुछ करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा के छोड़ नहीं देंगे, बल्कि हम मेंस के उस टॉपिक में भी हाथ लगाएंगे जिससे सवाल आते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि मेंस के टॉपिक में हम हाथ लगाएंगे, लेकिन दायरा हम कहां रखेंगे, प्रीलिम्स तक ही रखेंगे, ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाएं और ज्यादा बेहतर समझ बना पाएं। तो बेसिक्स ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी विल बी कवर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सवालों की बात करें तो सवालों की तो झड़ी लग जाएगी अगर हम यहां पे डिस्कस करना शुरू करें तो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी से कितने सवाल आए, आप देखेंगे तो स्पेस मिशन पे सवाल आए हैं, रिमोट सेंसिंग पे सवाल आए हैं, एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी पे सवाल आए हैं, मंगलयान पे सवाल आए हैं। अब बताइए ये सारे सवाल जो हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से है, ये जनरल साइंस में नहीं पढ़ाई जाती। अगर हम थोड़ी और बात कर लें तो उसमें ग्रेविटेशनल वेब से सवाल आए हैं, ब्लैक होल से सवाल आए हैं, इवेंट होराइजन जो ब्लैक होल से संबंधित मामला है उससे सवाल आए हैं। ये करंट डेवलपमेंट थे, लेकिन इसके तार भी किससे जुड़े थे, विज्ञान से, फिजिक्स के कुछ पहलू से जिसको आप एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, और स्पेस साइंस से जुड़े हुए मामले, है ना। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे मामले थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के सवाल आए हैं, बायो टॉयलेट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो रेमेडिएशन, जीएम क्रॉप, जीएम मस्टर्ड, टिश्यू कल्चर, आरएनए इंटरफेरेंस, इन सब से Cas9, इन सब से सवाल आए। ये बायोटेक के सवाल हैं और लगातार सवाल पूछे गए। 2019 के सवाल की बात करूं तो आप देखिए वहां पे क्रोमोसोम पर आर्टिफिशियल जीन पे सवाल आया, आरएनए इंटरफेरेंस पे सवाल आया, Cas9 क्रिस्पर Cas9 पे सवाल आए। बहुत सारे सवाल हैं, 3-3 सवाल तो एक सेक्शन से आ गए।
अब क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है हम पूरा करेंगे इसको, है ना? तो हमारे डिस्कशन का जो मुख्य बिंदु रहेगा वो ये सेक्शन तो पक्का ही रहेगा। आप एकदम निश्चिंत रहें, इस पे हम बहुत गहनता से काम करेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी बन जाए और आगे हम बढ़े। इन चीजों पे फोकस तो हम करेंगे, लेकिन इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। हम वो करेंगे जो परीक्षा पास कराए, हम वो नहीं करेंगे जो बस परिपाटी में करना जरूरी होता है ना? मुख्य उद्देश्य है परीक्षा पास करना, हम उस पर फोकस करेंगे। अब आइए, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जैसे ऊर्जा विज्ञान एवं तकनीक। सवाल इससे भी आते हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा बायोफ्यूल, आप चाहे तो इसको बायोटेक में रखें, ऊर्जा में रख दें। फ्यूल सेल चाहे तो आप इसको नैनो टेक्नोलॉजी में रखें या ऊर्जा में रख दें। सोलर सेल चाहे तो आप इसको फिजिक्स के अंदर कहीं डाल दें या फिर आप ऊर्जा में डाल दें। न्यूक्लियर एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात भी हम करेंगे। तो ऊर्जा विज्ञान एवं तकनीक में भी दो पहलू हैं। ऊर्जा के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएंगी बातें, और ऊर्जा के बारे में विज्ञान में भी पढ़ाया जाएगा। विज्ञान में जब ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे तो मैं यहां पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, नाभिकीय तकनीक की बात करूंगा, नाभिकीय तकनीक के सारे पहलुओं की बात करूंगा, और उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा एनर्जी। और ध्यान रहे इस बात को कि लगभग हर टॉपिक में एनर्जी आ ही जाएगा। बायोटेक की बात करूंगा, एनर्जी के टॉपिक आ जाएंगे। नैनोटेक की बात करूंगा, एनर्जी के टॉपिक आ जाएंगे। तो उस पहलू को भी हम फोकस करेंगे। तो साइंस के स्तर पे ऊर्जा के जितने भी आयाम होंगे हम डिस्कस करेंगे। सोलर सेल हो जाए, फ्यूल सेल हो जाए, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाए, न्यूक्लियर फ्यूल हो जाए, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम की बात हो जाए, हम उन सबकी बात करेंगे। और ज्योग्राफी के जो सर होंगे, कुमार गौरव सर, वो ऊर्जा के बारे में अपने स्तर पे बात करेंगे। दोनों चीजों को मिला ली जाएंगी तो प्रीलिम्स में एक बेहतर आपको समझ विकसित होगी, और उससे आप ऊर्जा के संदर्भ के सवाल बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से पर्यावरण और भूगोल संबंधी विज्ञान, ये मेनली है तो विज्ञान ही, और हम जब जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, नवीन तकनीक और ऊर्जा की बातों को समझ रहे होंगे तो हर जगह पर्यावरण से संबंधित लिंकेज आएंगे, और जहां भी पर्यावरण से संबंधित लिंकेजेज आएंगे, जंक्शंस आएंगे, वहां पे मैं आपको इत्तला कर दूंगा। मैं आपको वहां पे पॉज लेकर बताऊंगा कि देखो ये सेक्शन पर्यावरण से जुड़ता है। तो विज्ञान के तार जोड़ दिए जाएंगे पर्यावरण और भूगोल से, और फिर मैं कहता हूं कि कुमार गौरव सर जो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट पढ़ाएंगे वो उधर से तार जोड़ देंगे, तो आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना? आपको लोड नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेनली ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के साथ कवर होगा आपका, है ना? तो क्लियर है, हमने सिलेबस को 7 पार्ट में तोड़ दिया है, और 7 पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा 5वां, 5th। ये हमारा कोर रहेगा, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे किसी भी चीज को नहीं, है ना? क्योंकि हर चीज जो पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या होंगी? विशेषता ये होंगी कि सारे के सारे लेक्चर जो होंगे ऑनलाइन कोर्स के, चाहे वो जनरल साइंस हो या कोई भी अन्य विषय हो, जो टीम संस्कृति है, जो दिल्ली में जो टीम पढ़ाती है वही लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं आया, मैंने कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, पढ़ा किसी और ने दिया। एक विषय में एक व्यक्ति होंगे और वो सारे के सारे चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि हमारे क्लासरूम में सैकड़ों बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ेंगे आप, है ना? तो जो टीम क्लासरूम की है वही टीम ऑनलाइन की होगी। नोट्स और एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होंगे वो अध्यापकों के द्वारा, उनके निर्देशन में, उनके द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो हम सबके साथ 2-3 लोगों की टीम काम करती है, और वो हम सभी के साथ बैठकर नोट्स और एमसीक्यूज को रिव्यू करते हैं, देखते हैं। अध्यापक जब तक उसको क्लियर नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। तो आप तक जो भी चीज़ें पहुंचेंगी वो गुणवत्तापूर्ण होंगी, इस बात का इत्मीनान रखिए। हम पूरे क्लासेस में विगत वर्षों के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, मैं टॉपिक के अंत में भी कराऊंगा और एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। तो ये इसमें हम विगत वर्ष के भी एमसीक्यू शामिल करेंगे, लेकिन सिर्फ विगत वर्ष के ही नहीं होंगे, कुछ विगत वर्ष के होंगे, कुछ नए होंगे। कारण है कि एक बार जो प्रश्न पूछ दिए गए यूपीएससी दोबारा नहीं पूछती, लेकिन पुराने पूछे गए प्रश्नों को भी एक बार समझ लेना जरूरी होता है। हम इसी लिए इसको समझेंगे। हमारे पूरे कोर्स करिकुलम में संकल्पना के ऊपर बल होगा। हम फैक्ट एंड फिगर याद नहीं करवाएंगे आपसे,
हम ये नहीं कहेंगे वैज्ञानिक के नाम रट लो, फार्मूला रट लो, सन ईस्वी रट लो, इससे सवाल नहीं आते हैं। यूपीएससी ने फैक्ट फिगर पे सवाल पूछने बंद कर दिए। तो जब बंद ही कर दिए तो उस पर बात क्यों करनी है भाई? हमें परीक्षा पास करने से मतलब है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है ना? हमें इतना जानना है और अच्छे से जानना है जिससे हम परीक्षा को पास कर जाए। संकल्पना महत्वपूर्ण है, फैक्ट आंकड़े याद करना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, हम उससे बचेंगे। और पांचवी बात कि जैसा मैंने कहा कि साइंस बहुविषयी टॉपिक है, अन्य सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है, खासकर ज्योग्राफी के साथ, एनवायरमेंट के साथ जुड़ता है, कुछ एरिया इकोनॉमी के साथ जुड़ते हैं। तो हमारी कोर्स की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि हम सब मिलकर कोर्स प्लान करते हैं। और जब कोर्स प्लान करते हैं तो दो टीचर जिनके विषय आपस में मर्ज हो रहे होते हैं वो अपने अपने एरिया को बांट लेते हैं, ताकि दो फायदे हो। पहली बात कि स्टूडेंट का कुछ छूटे नहीं तो जब भी कोई एक विषय दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट जब दो अध्यापक के पाले में पड़ता है तो कुछ चीजें या तो छूट जाती हैं कंफ्यूजन में, या ओवरलैप हो जाता है, एक ही चीज को दो बार पढ़ा दिया जाता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, न्यूक्लियर एनर्जी का विज्ञान और तकनीक पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा की नीति के ऊपर चर्चा कौन करेंगे? कुमार गौरव सर करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। तो ये बिल्कुल बाइफर्केशन है। इससे ये होगा कि आपको दो बार ऊर्जा नीति नहीं पढ़नी पड़ेगी, दो उस पर व्यूज नहीं सुनने पड़ेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई छूट गया, जहां से मैं छोड़ूंगा वहीं से वो पकड़ लेंगे। तो हमारे सामंजस्य, हमारी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है किनके साथ? उन लोगों के साथ, उन टीचर के साथ जिनके साथ हमारे विषय मर्ज करते हैं, है ना? तो ये इसकी एक मुख्य विशेषताओं में से है। तो आशा है कि आपने सारे पहलुओं को ध्यान से सुना होगा, आपने सिलेबस को ठीक से समझा होगा, और विगत वर्ष के प्रश्नों को देखना शुरू कर दीजिए, ताकि जो मैंने बातें कही हैं उसके सत्यापन आप अपने स्तर पे कर लें। यह बहुत ज़रूरी है कि जो भी बातें कही जाती हैं उसको आप भी अपने लेवल पे सत्यापित कर लो, ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि जो आपको गाइडेंस दी जा रही है वो बिल्कुल सही और एक दिशा में है, जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी, है ना? तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम टॉपिक शुरू करेंगे और फिर हम इस पूरी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।